नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के संदर्भ में, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। इस अध्याय में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं परमाणु की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में, जिसमें आपको याद हो तो हमने बात करी थी बहुत सारे जो दार्शनिक थे, जैसे महर्षि कणाद थे, पकोता-कात्यायन थे, हमारे पास बर्जीलियस थे, डाल्टन थे। इन सभी ने परमाणु के विषय में जो कथन दिए थे, हमने उन सभी को पढ़ा था। उसके बाद हमने परमाणु के परिचय के विषय में बात करी थी, जहां पर हमने परमाणु के अभिग्रहित को, द्रव्यमान को समझा था। उसके बाद हम आ गए थे अणु और आयन के विषय में चर्चा करने पर, और आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक सूत्रों को लिखना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, पढ़ने वाले हैं मजेदार अंदाज में हम आज की इस क्लास को, कहीं इधर उधर नहीं देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को और बात करते हैं कि ये जो रासायनिक सूत्र है, पहले ये समझो कि ये होता क्या है, फिर समझेंगे कि जरूरी क्यों है, और फिर समझेंगे कि रासायनिक सूत्र बनते कैसे हैं या उन्हें हम लिखते कैसे हैं। तो ये जो आपके रासायनिक सूत्र होते हैं, ये क्या बताते हैं? दरअसल आपको सोचो कि आपके पास क्या है, यहाँ पर एक चीज है, हमने यहाँ लिख दिया है NaCl, ठीक, या मैंने यहाँ पर लिख दिया है H2O, या मैंने लिख दिया है CO2, ठीक। अब यहाँ पर ये तीन जो हमने चीजें लिखी हैं, ये तीन चीजें हमें क्या बता रही हैं? देखो, ये रासायनिक सूत्र है किसका? आपके सोडियम क्लोराइड का। किसका है ये? सोडियम क्लोराइड का, ठीक। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, पहली चीज, इतना बड़ा नाम हमको बार बार लिखना पड़ता है, उसके लिए हमने क्या करा? उसका सूत्र बना लिया। ये सूत्र हमको क्या सिखाता है कि इस संरचना में, इस संगठन में कौन कौन से तत्व लिए हैं, कितनी मात्रा उनकी ली गई है, उनके प्रतीक क्या हैं। तो यहां तक यानी कि हमको इससे सारी चीजें बता दी। जैसे ये देखो, ये आपके जल का सूत्र है, जिसमें इसने बता दिया कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया? आपका जल यहां पर बना लिया। ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसने आपको क्या बताया कि इसका जो संगठन है उसमें कौन है? कार्बन आपके पास है, ऑक्सीजन आपके पास है, ठीक, कितनी मात्रा में है। तो भाई यहां तक हमको बात समझ में आ गई कि जो रासायनिक सूत्र होते हैं, ये क्या बताते हैं? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। क्या होता है? प्रतीकात्मक निरूपण होता है। कैसे? यहां पर देखो, सोडियम क्लोराइड का प्रतीकात्मक निरूपण ही तो ये है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na, क्योंकि लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। क्लोरीन जो है यानी क्लोराइड जो है, उसका प्रतीक क्या है? Cl, ठीक। तो हमने क्या करा? यहाँ पर दोनों को लिख दिया। तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का प्रतीकात्मक रूप ही तो है, ठीक। अब दूसरी चीज के विषय में बात कर रहे हैं, और दूसरी चीज हमारे पास दी हुई है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कोई भी आपके पास तत्व है, उसकी जो संयोजन शक्ति होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? संयोजकता। जैसे मैंने NaCl यहाँ पर निर्मित किया, ठीक। अब ये जो NaCl है, ये आपस में कैसे बना, किस बंध से बना, किस तरीके से बना? तो ये जिस तरीके से बना, जितने बंध से बना, जितने बंध से संयोजन इसने किया, वो इसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता यहाँ पर कहलाएगी। हम इसे आगे बहुत बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे आपके आने वाले चैप्टर में, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। कैसे समझ लेते हैं? देखो यहाँ पर ये आपका क्या है? परमाणु, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। परमाणु के अंदर कौन होता है? नाभिक होता है। कौन होता है यहाँ पर? ये नाभिक होता है, जिसे आप न्यूक्लियस भी कह देते हो। नाभिक में एक कण होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये जो नाभिक है, उसमें क्या चीजें हुई? प्रोटॉन जो कि धनावेशित है, न्यूट्रॉन जो कि आपका उदासीन है। यानी जब आप द्रव्यमान निकालते हो, तो आपका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस आपके न्यूट्रॉन का जो योग है, वो आपका क्या होगा? द्रव्यमान यहाँ पर होगा।
बाह्यतम कोश जो होता है, यानी इसकी जो कक्षाएं होती हैं, वहां जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, जिनमें क्या होते हैं भाई, ऋणावेशित होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही कक्षा होगी, यहाँ पर दूसरी भी विद्यमान हो सकती है। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हर परमाणु की, हर तत्व की अपनी एक अलग संयोजकता होती है, संयोजन करने की उसकी एक अलग क्षमता होती है। तो बात समझ में आई। अब वो यहाँ पर जितने बंध से जितने इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन कर रहा है वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। और सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो जो भी परमाणु आपके पास है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके साथ वो जितना साझा करता है, जितना बंध बनाता है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको कहा है हम बहुत विस्तृत रूप में इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे कि H2O मैंने बनाया, इसका मतलब एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं, 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई है आपके पास, -2 यहां पर हो गई है। कितनी हो गई, 2। देखो 2 बंध चाहिए इसलिए 2, और क्योंकि ये ले रही है इसलिए माइनस यहां पर आ गई। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं और अब सीखते हैं कि हम जो है रासायनिक सूत्र को लिखने के नियमों के विषय में बात करेंगे कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब आप यौगिक के सूत्र का निर्माण कर रहे हो तो वहां पर या तो आपके पास आयन होगा या आपके पास आवेश होंगे। देखो ये जो क्लोरीन है ये आयन है और इस पर -1 चार्ज है। कैसा है, -1। और यहाँ पर सोडियम पर +1 है, तो +1 से -1 चला गया और यहाँ पे बच गया NaCl। तो इस तरीके से दोनों संतुलित होने चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित हो रहा है तो उसमें धातु को पहले लिखा जाएगा, अधातु को उसके बाद लिखा जाएगा। यहाँ पर ये कौन है, धातु है आपकी, और ये कौन है आपकी, अधातु है। ठीक, तो धातु जो है वो आपकी पहले लिखी जाएगी, फिर आपका अधातु लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले हम लिखते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आपका ये जो कैल्शियम है ये आपका धातु है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो आपकी गैस होती है, मतलब कि क्या है, वो अधातु यहाँ पर है। ठीक, अब सोडियम क्लोराइड के विषय में तो हम बात कर चुके कि सोडियम जो है वो क्या है, आपका धातु, और क्लोरीन जो है वो आपकी अधातु है। आयरन सल्फाइड के विषय में बात कर रहे हैं, तो आयरन आपका कौन है, धातु, और सल्फर जो है वो आपका अधातु है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि धातु जो है वो पहले लिखी जाएगी और अधातु जो है वो बाद में लिखी जाएगी। या आप यूं भी कह सकते हो कि धातु जो है वो बाईं तरफ लिखी जाएगी और अधातु जो है वो आपकी दाईं तरफ लिखी जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर हो गया। तो पहला नियम तो क्या कह रहा था कि आवेश और आयन दोनों संतुलित होने चाहिए। दूसरे ने क्या कहा कि अगर आप यौगिक बना रहे हो, धातु धातु को जोड़ रहे हो, धातु पहले लिख दो और आप अधातु जो है वो बाद में लिख दो। अगला जो नियम है वो कहता है बहुपरमाणुक आयन के लिए, और बहुपरमाणुक का मतलब हो गया जिसमें ज्यादा परमाणु होते हैं। ठीक, तो इनको जब लिखते हैं तो इनको लिखने के लिए आप क्या लगाओगे, कोष्टक यहाँ पर लगा दोगे। क्या लगा दोगे आप, यहाँ पर कोष्टक लगा दोगे। लेकिन आप ये याद रखो कि अगर -1 दिया हुआ है या +1 दिया हुआ है तो कोष्टक लगाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। देखो यहाँ पर लिखा था Mg+2OH-, अब इसकी संयोजकता आती है इसके चरणों में और इसकी आती है इसके चरणों में, तो ये हो गया है आपका Mg। अब लेकिन यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, कोष्टक यहाँ पर लगाएंगे और ये कुछ इस तरीके से निर्मित होगा। पर अगर आप बात करोगे Na और OH की तो ये होता है -1, ये होता है +1, कैंसिल हो गया। NaOH आप इसको सीधा ही लिख सकते हो। कोई कंफ्यूजन है,
बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं और अब कुछ संयोजकताएं देखते हैं, आयन देखते हैं, ताकि आपको वो समझ आ जाए। देखो संयोजकता, आयन का नाम, प्रतीक, अधातु, फिर प्रतीक, फिर बहुपरमाणुक आयन और फिर उनके प्रतीक। तो देखो सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 इनकी संयोजकता होती है। कितनी होती है? 1 इनकी संयोजकता हमारे पास होती है। तो इनके जो प्रतीक हैं उनको संयोजकता के साथ इस तरीके से दर्शाया जाएगा, Na+, K+, Ag+। अब Na क्यों? क्योंकि नेट्रियम लैटिन लैंग्वेज है यानी लैटिन नाम है, और सिल्वर को Ag यानी अर्जेंटम है। क्लियर हो गई? धातु देखो हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब में क्या लग जाएगा? -1 लगेगा, क्योंकि इनकी जो संयोजकता है वो भी कैसी है? -1, सिवाय किसको छोड़ दो? हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि उसकी कैसी है? +1 है। अब बहुपरमाणुक के विषय में बात कर रहे हैं कि बहुपरमाणुक आयन आपके पास जो दिए हुए हैं, जैसे कि अमोनियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ठीक, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब की भी कैसी है भाई? 1 संयोजकता है इनकी। क्लियर हो गई बात? आगे चलो, 2 किसकी है? मैग्नीशियम, तो लिखोगे कैसे? Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, ऑक्साइड और सल्फाइड यानी कि O-2, S-2, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, इनकी भी कितनी है? -2 इनकी संयोजकता है। क्लियर हो गई बात? ठीक, संयोजकता अपने को पता होनी चाहिए, तभी हम रासायनिक सूत्र जो है वो बना सकते हैं। आगे देखिए, 3 किसकी है? एल्यूमिनियम की, तो क्या लिखते हैं? Al+3 हम इसको लिखते हैं, या 3+ हम इसको लिखते हैं। नाइट्राइड की क्या होती है? N3-। फॉस्फेट क्या आप देख रहे हो? PO4 3-। क्लियर हो गई बात? तो अगर मुझे यहाँ पर MgOH बनाना है, ठीक, ये मुझे बनाना है, तो ये कैसे बना? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है उस पे +2 होता है, अभी हमने देखा, और OH पे क्या होता है? माइनस यहाँ पर होता है। इन दोनों के संयोग से मेरे पास इस यौगिक का निर्माण हो गया। अगर मुझे NaCl का पता करना है, तो NaCl कैसे बना होगा? यहाँ पर Na+ हुआ है और Cl- मेरे पास हुआ है, इन दोनों के संयोग से NaCl मेरे पास बना। अगर मुझे जल देखना है, तो जल कैसे बना है? आपका H+ होता है, O-2 होता है, इन दोनों के संयोग से क्या बन गया? तो बात यहां तक समझ में आ गई? क्लियर हो गया? सूत्र समझ में आ गए कि कैसे बनते हैं? तो चलिए क्या करते हैं, हम देखते हैं सरल यौगिकों के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, या सरल यौगिकों के सूत्र क्या होते हैं। ठीक, देखो, 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं, क्योंकि 2 भिन्न भिन्न तत्वों से ये मिलकर के बने हैं। 2 भिन्न भिन्न तत्व आपके कोई भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकती है, सोडियम और क्लोरीन हो सकता है, जैसा हमने अभी देखा। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं और अब बात करते हैं उदाहरण के विषय में, और उदाहरण दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आपको निर्मित करना है। किसका सूत्र निर्मित करना है? हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र निर्मित करना है। तो कैसे किया जाएगा? यहाँ आप लिखिए हाइड्रोजन और यहाँ आप लिखिए क्लोरीन। अब हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1, क्लोरीन की कितनी होती है? -1। तो +1 और -1 का कोई मतलब नहीं, तो क्या बन जाएगा? ये HCl आपके पास बन जाएगा। क्या बन गया? HCl, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है। तो अभी अपने को पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना है हमको, ठीक, और हाइड्रोजन के बाद यहाँ लिखना है सल्फर। हाइड्रोजन क्या होता है? +1, सल्फर होता है आपका -2। ठीक, अब क्या करना है कि ये जो संयोजकता है ये इसके चरणों में जाएगी, ये संयोजकता इसके चरणों में जाएगी, तो ये बनेगा H2S। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला एग्जाम्पल,
कार्बन टेट्राक्लोराइड के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन और यहाँ पर लिखिए क्लोरीन। कार्बन होता है 4, क्लोरीन होता है आपका कितना 1। ठीक, तो क्या होगा, इसकी संयोजकता यहाँ चली जाएगी और इसकी यहाँ। तो भाई 1 जहां लिखा होता है उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, CCl4 जो है वो यहाँ पर इसका सूत्र क्या है, निर्मित हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? आगे देखो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया है, Mg और Cl। Mg होता है 2 में और Cl होता है 1 में। इसकी संयोजकता यहाँ और इसकी यहाँ, तो ये क्या बन गया है, MgCl2 बन गया है अपने पास। क्या बन गया यहाँ पर, MgCl2 ये बन गया। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं और अब देखते हैं अगला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विषय में बात हो रही है। तो आप देखो ये जो एल्यूमिनियम है हमने बात करी थी, ये होता है +3, ठीक, और ऑक्सीजन होता है -2। अब तो दोनों में आ गई, 1 वाला केस नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी संयोजकता और इसके चरणों में इसकी संयोजकता क्रिस क्रॉस हम करा देंगे। तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम पे कितना आएगा, 2, और ऑक्सीजन पे कितना आएगा, 3। क्या बन जाएगा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं और देखते हैं अगला, कैल्शियम ऑक्साइड के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कैल्शियम, ठीक, और यहाँ लिख दीजिए आप ऑक्सीजन। ठीक, अब अपने को पता है कैल्शियम जो होती है वो होती है +2, ऑक्सीजन होती है -2। यहाँ से ये चला जाएगा, क्या बचा अपने पास, CaO। क्या निर्मित हो गया है, CaO निर्मित हो गया है। क्लियर हो गई बात? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सूत्र बनाने में? चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं अगला कि बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों के सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको एक बात याद होगी, हमने क्या कहा कि जब भी बहुपरमाणुक आयन आप लेंगे उन्हें किस में रखेंगे, ब्रैकेट में हम रखेंगे। तो पहला है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है अपने पास। सोडियम का कितना होता है +1 और नाइट्रेट में कितना होगा -1। +1 -1 कैंसिल, और जब 1 दिया है अपने को तो अपने को ब्रैकेट नहीं लगाना। सूत्र बन गया है NaNO3। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं और देखते हैं अगला एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैल्शियम कितना होता है भाई, Ca होता है। हाइड्रोक्साइड कितना होता है, OH होता है। कैल्शियम का हो जाता है +2, हाइड्रोक्साइड -1 होता है। अब लेकिन इसकी संयोजकता यहाँ जाएगी और इसकी यहाँ, तो कैल्शियम के लिए तो 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं, पर यहाँ पर तो 2 है, इसलिए मुझे इसे ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा और इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो सूत्र क्या हो गया है, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो सोडियम पर आपको पता है कैसा होता है +1, कार्बोनेट पर क्या होता है -2। ठीक, तो +1 वाले को हमें लिखने की या -1 वाले को लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। इसकी संयोजकता यहाँ और इसकी संयोजकता यहाँ, तो क्या बन गया, ये Na2CO3 हमारे पास बन गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला एग्जाम्पल, अमोनियम सल्फेट। ठीक, क्या बनाना है, अमोनियम सल्फेट। और अभी हमने देखा कि जो अमोनियम होता है उस पे +1 चार्ज होता है। कितना होता है, +1। सल्फेट पे कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। तो इसे हम यहाँ देख लेते हैं। देखो ये हो गया NH4, ये हो गया SO4। अब यहाँ पर तो +1, यहाँ -2, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो देखो NH4, ठीक, आपका ये तो ऐसे कैसे ही, ठीक, और 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा SO4 आपके पास। तो कुछ इस तरीके से ये सूत्र आपका दिखेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं और अब क्या करना है, अब आपको वीडियो को पॉज करना है, कॉपी पेन को उठाना है और इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जो होता है वो होता है आपका +1, ऑक्सीजन होता है -2। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी संयोजकता यहाँ, इसकी यहाँ, तो ये हो जाएगा Na2O।
क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपके पास एल्यूमिनियम और ये रहा क्लोरीन। एल्यूमिनियम होता है आपका +3, क्लोरीन होता है -1। इसकी संयोजकता को क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस हम कर देंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, AlCl3 निर्मित हो जाएगा, क्योंकि 1 को लिखने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या होता है +2 और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है -। तो अब ये यहाँ और ये यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, बहुपरमाणुक आयन ये है। कौन सा आयन है, बहुपरमाणुक आयन ये है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? तो सूत्र लिखना तो बड़ा आसान हो गया, अपने को संयोजकता याद होनी चाहिए, तत्व का जो प्रतीक है वो अपने को याद होना चाहिए। फटाफट हमने क्या करे, सूत्र लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं द्रव्यमान के विषय में। किस विषय में बात की जा रही है, द्रव्यमान के विषय में बात की जा रही है। और द्रव्यमान क्या होता है कि ये जो आपका तत्व है या जो भी आपका परमाणु है, उसका द्रव्यमान के विषय में बात की जा रही है कि कितना उसका द्रव्यमान होता है। और अभी हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब योग करते हैं तो द्रव्यमान आता है। चर्चा करेंगे विस्तृत हम इसकी आपके अगले अध्याय में। देखो द्रव्यमान जो है वो 2 तरीके के दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है आणविक द्रव्यमान, एक दिया है सूत्र इकाई द्रव्यमान। अभी हम परमाणु के द्रव्यमान के विषय में बात कर रहे थे। कैसे, देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, आपके पास 1 होता है, ठीक। आपको याद है सोडियम का कितना हो जाता है, आपका 23 हो जाता है, ठीक। उसके बाद आपको ऑक्सीजन का याद है 16 होता है, ठीक है। कार्बन जो है उसका कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 आपके पास होता है। क्लोरीन का कितना हो जाता है, 35.5 यहाँ पर हो जाता है। कैल्शियम का कितना होता है, 40 यहाँ पर होता है। तो ये क्या है, परमाणु के द्रव्यमान है। किसके द्रव्यमान है, ये परमाणु के द्रव्यमान है। यहाँ हम आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, अणु के द्रव्यमान की। आणविक का मतलब क्या हो गया है, अणु के द्रव्यमान की बात यहाँ की जा रही है। और आपको पता है अणु कैसे निर्मित होता है, भाई हमें पता है कि जो अणु है वो परमाणुओं के संयोग से निर्मित होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलेंगे तब आपका अणु निर्मित होगा। तो आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ कि आपका जो तत्व आपको दिया है, जो अणु आपको दिया है, उसमें क्या करना है, जितने आपको दिए हैं उन सब का योग कर लो और आपको क्या मिल जाएगा, आणविक द्रव्यमान यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको विस्तार पूर्वक कि क्या होता है। आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ, कोई पदार्थ आपको दिया है, कोई तत्व आपको दिया है, ठीक, उसमें क्या है, उसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा कि उसके सभी संगठन जो हैं, परमाणुओं को जितने भी संगठन उसमें दिए हुए हैं, उन सब के द्रव्यमानों का अगर आप योग कर दोगे तो क्या बनेगा, आणविक द्रव्यमान यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आणविक द्रव्यमान। जैसे कि अगर मैं जल की बात करूं तो यहाँ पर आप देखो कि आपके पास हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 2, ऑक्सीजन कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, ठीक। इसका मतलब इसका जो द्रव्यमान निकलेगा पूरे यौगिक का, वो कैसे निकलेगा, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस आपका ऑक्सीजन, ठीक। तो 2 इंटू हाइड्रोजन कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 16। तो ये हो गया 2 + 16, मतलब का आपका 18 U ये हो गया। U तो आपको पता ही है कि U हम क्या है, द्रव्यमान की जो इकाई है वो क्या है, U है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हमारे पास क्या थे भाई, आपका जो जल था, जो जल पदार्थ है, आपको ये पदार्थ हो गया। इस पदार्थ में जितने परमाणु या तत्व आपको दिए हैं, आपने उन सबका क्या कर लिया, योग कर लिया। जो योग करने पर आया वही आपका इसका क्या है, द्रव्यमान है। और इसे क्या कहेंगे, आणविक द्रव्यमान हम कहेंगे। इस प्रकार ये अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमने जब निकाला तो हमने क्या लिखा, वहां पर 18 U हमने लिखा। क्लियर हो गई बात। तो आपको ये जो द्रव्यमान है वो याद होने चाहिए किसी भी स्थिति में। तो आपको क्या करना है, बिना देखे इसको लिखना है और याद करना है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं, प्रश्न आया है कि जल जो है उसके सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो, जो कि हमने कर लिया। दोबारा देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितनी है 1, तो 2
इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया है 18U यहाँ पर ये हो गया है। कितना हो गया है ये 18U यहाँ पर ये हो गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और अब करते हैं एक और उदाहरण, और उदाहरण में दिया है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। तो देखो कितनी चीजें हैं, हाइड्रोजन है प्लस नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन जो है उसके कितने दिए हुए हैं यहाँ पर 3 तत्व विद्यमान है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन हम कर लेंगे यहाँ पर। अब आप देखो हाइड्रोजन तो +1 हो जाता है यानी 1 है इसका, नाइट्रोजन आपका 14 होता है, 3 इंटू ऑक्सीजन हो जाता है 16, तो +1 यानी 14 प्लस 16 तिया 48, जोड़ लीजिए 8 और 4 12 और 1 3 13 हो जाएगा, 4 5 और 1 6 यानी कि 63U यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मान यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। कोई समस्या है, करना कुछ नहीं है, जो दिया है उन सभी के द्रव्यमानों को योग कर दो और जब आप योग करोगे जो टोटल आएगा वो आपके पूरे इस यौगिक का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। चलिए आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं यहाँ पर इसका जो आंसर है वो कितना आया है, 63U आया है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान के विषय में, यानी फॉर्मूला मास यूनिट के विषय में या यूनिट मास के विषय में। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। देखो क्या कह रहे हैं, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान ये रहा सूत्र, इसका द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो परमाणु दिए हैं इनका योग कर देंगे, यानी इनके द्रव्यमानों का क्या करोगे आप, योग कर दोगे। तो आप देखो सोडियम जो है उसका कितना होता है, 23 होता है, क्लोरीन जो है उसका हो जाता है आपके पास कितना होता है भाई, क्लोरीन का आपके पास होता है 35.5 होता है। कितना हो जाता है आपके पास, 35.5 यहाँ पर होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, ठीक से लिखेंगे, ये हुआ 35.5, ये हो गया आपके पास। तो कितना आ जाएगा, 0.5 तो ऐसा का ऐसा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं और एक और उदाहरण से समझते हैं। CaCl2 के इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो देखो CaCl2 लिखा है, कैल्शियम जो है आपका उसके साथ 2 इंटू क्लोरीन आपको करना है। कैल्शियम कितना है 40 प्लस 2 इंटू क्लोरीन कितना हो गया है 35.5। जब आप इसे करेंगे तो 40 प्लस ये हो जाएगा 71, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसका आंसर कि कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 111U। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उन सभी का अपने को योग कर देना है। तो इस वीडियो से हमने क्या सीख लिया, इस वीडियो से हमने रासायनिक सूत्र लिखना सीख लिया कि आपके पास अगर यौगिक दिया है तो उससे रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। अब क्या करना है, अब आप कॉपी पेन को एक जगह रख दो, अपने आप को केंद्रित कर दो, क्योंकि हम करने वाले हैं दोहरान, वो भी इस पूरे वीडियो का, कि हमने क्या क्या पढ़ लिया इस वीडियो में। तो हमने बात करी रासायनिक सूत्र के विषय में कि क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है कि जो भी यौगिक आपने लिया है उसके तत्व जितने आपने लिए हैं उनका जो संगठन है उसका प्रतीकात्मक निरूपण है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के विषय में बात की है तो ये सोडियम क्लोराइड का प्रतीक हो गया। ठीक, अगला देखो रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। तो पहला नियम क्या कह रहा था, आयन आवेश संतुलित होने चाहिए। दूसरा नियम कह रहा था धातु और अधातु का अगर योग कराया है तो धातु को पहले लिख दो, अधातु को बाद में लिख दो। तीसरा नियम कह रहा था बहु परमाणुक आयन आपने काम में लिए हैं तो अगर 1 है तो कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर 1 नहीं है तो कोष्टक आपको लगाना पड़ेगा। आगे देखो आणविक द्रव्यमान। तो जितने भी आपको पदार्थ दिया हुआ है उस पदार्थ में जितने तत्व या परमाणु विद्यमान है उन सभी को योग कर दो, और जैसे ही योग करोगे तो जो आएगा वो आपका क्या है, आणविक द्रव्यमान है। सूत्र इकाई द्रव्यमान कहता है कि आपको किसी पदार्थ का सूत्र दिया है, उस सूत्र के द्रव्यमान रखो और उनका योग कर दो, तो जो बनेगा वो सूत्र इकाई द्रव्यमान है। प्रदर्शित किससे करेंगे, U से करेंगे। अब उठाओ कॉपी पेन, और क्योंकि अब हम कहाँ चलने वाले हैं, प्रश्नों की तरफ चलने वाले हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है,
अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताना है। वीडियो को करो पॉज और देखो इनमें से अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो हमारे पास कौन सा है। तो देखो अमोनियम का मतलब हो गया है NH4 और इसका +1 होता है। सल्फेट की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर तो वो होता है SO4 -2। इसकी संयोजकता यहाँ और इसकी यहाँ, तो यहाँ पर आ गया है आपका NH4, ठीक है, और 2 लगा दिया और ये हो गया है SO4। देखो जरा ऑप्शन में यानी विकल्प में ये कहां पर है, तो विकल्प में ये द नंबर पर है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को क्या कहते हो आप? द्विअंगी यौगिक कहते हो। क्या कहते हो? द्विअंगी यौगिक आप कहते हो। आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। कथन सही है या गलत? कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मुझे सोडियम क्लोराइड की बात करनी है तो मैं उसे इस तरीके से लिखूंगी, अगर मुझे जल की बात करनी है तो मैं उसे इस तरीके से लिखूंगी। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये जो कथन है कैसा हो गया है? सत्य हो गया है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको करना क्या है, आपको सूत्र बनाने की प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी में। अब हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।